अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। आपको मालूम ही है कि जो धरना होता है वहाँ पे मंगल वाले दिन, उसकी खबरें आपने देख ली होंगी कि क्या-क्या वहाँ पे हुआ है और किस तरीके से वहाँ पे कुरान ख़्वानी भी नहीं करने दी जाती। कुरान पढ़ना भी वहाँ पे अब एक जुर्म बन चुका हुआ है। और मुझे वैसे रियली मुझे समझ नहीं आती कि क्या स्ट्रैटेजी एट प्ले है इस वक़्त और क्या चाहते हैं कि जो वहाँ पे लोगों को मिलने नहीं दे रहे इमरान खान से, पता नहीं उससे अचीव क्या करना चाहते हैं? मुझे यकीन करें समझ नहीं आती। हालाँकि अगर इनको अगर मिलने दिया जाए तो क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहले मिल रहे थे उसी तरह 2-4 स्टेटमेंट्स ही आ जाएँगी ना, तो स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही हैं। तो वो बहरहाल एक काफ़ी अजीब-सी सिचुएशन बनी हुई थी और हमने देखा कि वहाँ पे आखिर रात गए फिर उसको जो धरना था उसको ख़त्म किया गया और हलीमा साहिबा जो हैं अपनी बहनों के साथ वापस चली गईं। लेकिन साथ-साथ कहते हैं जी कि मुज़ाकरात कर लें, तो मुज़ाकरात की किस बुनियाद पे आप करेंगे मुज़ाकरात? और इस तरह के हालात में और इस तरह जिस तरह वो कहते हैं कि सीबीएम्स जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, वो कैसे आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? वो तो है ही कोई नहीं। और साथ-साथ एक और चीज़ भी है कि तीरा वैली में ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है, लोग जो हैं वहाँ से नकल-मकानी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इन चीज़ों पे बात करेंगे और हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ज़ाहिर है कि ईरान की सिचुएशन जो है वो बहुत ही वर्सनिंग सिचुएशन है, उसके भी ज़रा बात करेंगे, देखेंगे वो किधर जा रही है, क्या कोई हमले वगैरह का खतरा है या सिचुएशन वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी हुई है क्योंकि वहाँ पे अब जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर है वो चल रहा है, ट्रंप ने आज भी वार्निंग दी है और इसका देखेंगे कि क्या सूरत-हाल चलती है और अगर टाइम मिला तो 2-3 चीज़ें और भी करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी एंड सीनियर राइटर जनाब मोहतरम साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम किसान साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साद भाई और टू स्टार्ट विद ये जो मैंने कहा कि जो ये जो अडियाला पे एक हर हफ्ते हम देखते हैं कि एक तमाशा लगता है। बहनों का राइट है, कोर्ट मैंडेटेड ऑर्डर है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही है और कई हफ्तों से नहीं करवाई जा रही है, उनके वकला से मुलाकात नहीं हो रही है इमरान खान के। तो इससे क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? मुझे ये समझाएँ ज़रा कि ये व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? स्ट्रैटेजी वही है जो कसाना साहब जो कंसिस्टेंटली रही है, वो ये है कि इनको हरासा किया जाए, इमरान खान को की जो मैसेज है डायरेक्ट कोई बाहर लेके आ ना सके और प्रेशर रखा जाए पीटीआई के ऊपर। और ये एक चीज़ और हुई है, जो रिसेंटली हुई है, वो ये कि जो सक्सेसफुल जलसा हुआ है कराची के अंदर, जी। उससे प्रेशर काफ़ी बढ़ा है। इनको हुँ, डर पैदा हो गया है अब। और अब आप देखेंगे कि इनकी जो एटीट्यूड है और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। और अब फरवरी 8 करीब है, तो उसमें इसका मोमेंटम अगर बिल्ड होता है, कराची की जो सिचुएशन है हुँ। और जलसा जो हुआ है, अगर ये क्राउड पुलिंग होगी ज़्यादा, तो इनको और डर बढ़ जाएगा। तो ये जो है, इनकी पॉलिसी हार्डन हो रही है और इसका रीज़न सिंपली ये है, एक तरह का इन्हें डर है कि अगर ये जो अदियाला में होता रहे, ये एक फोकल पॉइंट हो जाए रेजिस्टेंस का, जो कि ये हो रहा है, देख रहे हैं राइट। आप और हम भी देख रहे हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी सिंपली यही है कि प्रेशर रखा जाए पीटीआई के ऊपर। प्रोपेगेंडा इनका जो है आप देख ही रहे हैं, डे इन डे आउट हर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं ये इमरान खान के खिलाफ। उसका कोई फायदा इन्हें नहीं हो रहा। इमरान खान उसी तरह पॉपुलर हैं और पॉपुलर रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी सिंपली ये है कि कोई मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये कहते रहेंगे कि होंगे मुज़ाकरात और होने चाहिए मुज़ाकरात, लेकिन इनकी जो सिंसियरिटी है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन साहब भाई जो सिंसेरिटी है, तो फिर ये ऑफ़र क्यों करते हैं कि जी आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएँ, हम कमेटी बना देते हैं, आप भी कमेटी बना दें और फिर जनाब उधर से ऑफ़र की जाती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को कि जनाब आप हमसे मुज़ाकरात शुरू कर दें। तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो ये आई वॉश है? बिल्कुल आई वॉश है मेरी आइज़ में तो बिल्कुल। ये और इनके लिए भई ऑब्जेक्टिव क्या है कसाना साहब? अगर कोई टॉक्स भी हो जाए, क्या ये इमरान खान को रिलीज़ कर देंगे? नहीं। क्या ये मैंडेट को वापस करेंगे? नहीं। सो पर्पस क्या होगा टॉक्स का? सिर्फ यही कि मुलाकातें फिर से इमरान खान के साथ शुरू हो जाएं। ये राइट। सफिशिएंट तो नहीं है ना। ये तो बड़ा आसान है इनके लिए खोलना। जैसे आपने कहा कोर्ट मैंडेटेड है ऑलरेडी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये अगर सिर्फ यही कंसीड कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा पीटीआई को? कुछ भी नहीं। और ना इमरान खान को। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि भाई इमरान खान बाहर आए,
वो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव है वही रहेगा, और वो नजर नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि आज हमने देखा कि फिर एक दफा, पिछली दफा जो उन्होंने वो खैर वाटर कैनन इस्तेमाल की थी, आज उन्होंने लाठियां बरसाई हैं। हाँ जी, और देखा पर मैंने। लाठियां बरसाई हैं खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, जो इन्होंने वहां पे सलूक किया है, मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई काबिले मजम्मत है और इसको मेरा ख्याल है कि रुकना चाहिए अब। बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन कौन रोकेगा? कसाना साहब, इंटरनेशनल प्रेशर तो है नहीं, डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है बिल्कुल, अदर देन ये जो सक्सेसफुल रैली हुई है पीटीआई की कराची के अंदर। और इसी तरह की अगर सिचुएशन पंजाब में भी शुरू हो जाए, जो कि हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, हाँ, मोमेंटम बिल्ड हो जाए, फरवरी 8 का मोमेंटम बिल्ड हो जाए, तो उससे फिर कुछ चेंज आ सकती है इनके एटीट्यूड में, यानी कि फोर्सिबली इनके एटीट्यूड में कोई चेंज आ सकती है। लेकिन अगर इनको नरमी से इनके साथ डील किया जाए तो कोई चेंज नहीं आएगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन इसमें इसमें देखें ना, जो फरवरी 8 की आप बात कर रहे हैं, जी जी वो तो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर ना, बहुत ज्यादा जी दिन तो नहीं है, अब उसके लिए तैयारी सब लोग कर रहे हैं। जी। अब उसमें आप क्या समझते हैं कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा, ये जो लाठीचार्ज और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इज पीटीआई प्रिपेयर्ड फॉर इट? पीटीआई की प्रेपरेशन अब देखने वाली होगी, क्योंकि एक तो देखा ना, जरा सी ओपनिंग सिंध गवर्नमेंट ने दी तो कितना सक्सेसफुल उसका रिएक्शन हुआ। तो हाँ, अगर हाँ, इस तरह की ओपनिंग ये पंजाब में भी दे दे तो फिर तो फरवरी 8 बड़े सक्सेसफुल हो सकता है। हम्म। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में वो एटीट्यूड जो है वो इसी तरह रहेगा, ये ओपनिंग कोई नहीं देंगे और ये लाठियां बरसाते रहेंगे। बरसाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जो जी पीटीआई के चैप्टर्स हैं वो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं। मैं आज भी देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ये मुजाहरे किए हैं। और ये जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम हर मंगल को, जैसे पाकिस्तान में होगा, वहीं पे हम बाहर के सेंटर्स जो हैं वहाँ पे भी ये करेंगे। तो कम से कम इंटरनेशनली एक एक्टिविटी तो नज़र आ रही है हमें। जी हाँ, मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए थी बहुत पहले, और हाँ, हो रही है तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन फिर कसाना साहब, मैं फिर यही कहूंगा कि इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और फर्दर जो डिस्कशन होगी मैं ईरान के बारे में, मेरा एक हाँ, व्यू है इसके ऊपर, बहुत फर्म व्यू है जी, कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा और ना होगा जब हम्म, तक कि कुछ सिचुएशन रिजॉल्व ना हो जाए। अगर कोई अनफोर्सिन चीज हो जाए जो कि हमें नहीं पता, जो हो सकती है, एनी टाइम हो हम्म। सकती है, लेकिन अगर वो नहीं होती तो स्टेटस को जो है इसी तरह रहेगा। और ये भाग जो है अच्छा है, एजुकेट करते रहें कि भाई पाकिस्तान में जो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन उसका कोई अभी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा। उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ है कि जो पिछले दिनों में डीजीआई एसपीआर साहब ने ये फरमाया था कि पीटीआई के लोगों पे दहशतगर्द हमले नहीं होते हैं। आज हमने सुना और पढ़ा कि 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं एक अटैक में, जिसमें नसीबुर रहमान साहब जो हैं वो और उनके जी तीन साथी जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब ये जो इस तरह की चीज़ है, ये बड़ी अफसोसनाक है। वैसे वो अब लोग कह रहे हैं कि जी क्या अब आपको तसल्ली हो गई है, जो आपने ये कहा था अब उन्होंने अटैक कर दिया है और वो लोग जो हैं वो इसके ऊपर उनका रिएक्शन आ गया है। तो ये दिस इज आई थिंक दिस इज वेरी कंडेमनेबल। मेरा ख्याल है कि कंडेमनेबल है, नहीं नहीं, इस तरह की बिल्कुल बातें नहीं करनी। कंडेमेबल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह हाँ, रहे हैं। और इनको जब तक के कोई एविडेंस ना मिले कि भाई पीटीआई एंटी स्टेट नहीं है, हाँ, पीटीआई पाकिस्तान की मेन पार्टी है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको किस तरह एक खाकी ब्रांड कर दे कि भाई ये एंटी स्टेट है और इनके लोग मरते नहीं हैं क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन ये देते हैं टेररिस्ट को, और टेररिस्ट को ये यानी कि एसेंशियली यही है कि फैसिलिटेट करते हैं। यही तो कहा था ना इन्होंने, खाकी ने। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरा ये ख्याल है कि ये तो बकवास है बिल्कुल, और इनको एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है इस तरह की, पता लेकिन है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं साथ भाई कि जी तीरा वैली जो सुना है कि ऑपरेशन शुरू हो गया है और जी लोग वहां जो है वो बेचारे फिर एक दफा नकल मकानी कर रहे हैं, दर बदर हो गए हैं, अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। और उनके पास, और इस मौसम में, अब मौसम भी देखिए ना क्या है, इस मौसम में वो बेचारे अपने बच्चों को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से दर बदर हो चुके हैं। ये भी तो देखे ना क्या सूरत बन गई है। बिल्कुल। और ये यही तो मौकफ है ना पीटीआई का भी, कि भाई देखें, हम किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं, और हम एविडेंस भी नहीं मांग रहे ऐसे इस हाँ, तरह। हम हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई एक नेशनल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इसके लिए, ताकि ये लोग बेघर ना हो। हर महीने कोई ना कोई बेघर हो जाते हैं और एरिया से निकाले जाते हैं, और फिर ऑपरेशन कुछ दिन के लिए सक्सीड होती है, उसके बाद खत्म हो हाँ, जाती है, क्योंकि इसका हाँ, इसका जो हल है
हल, मिलिट्री हल तो है ही नहीं इसका, लॉन्ग टर्म मिलिट्री हल तो है ही नहीं इसका। तो द पॉइंट इज के भाई आप टीरा में देखेंगे, कल बजौर में देखेंगे, ऐसा होता रहेगा एंड दिस इज कंसिस्टेंट, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल तो कोई नहीं है, लेकिन हल निकालने वाले जो हैं वो हल निकालना चाहे तो निकाल तो सकते हैं ना साथ भाई। अब देखें ना, जिस तरह ये पिछले सालों में ऑपरेशंस होते रहे हैं और जिसका हमने देखा कि कोई असर भी नहीं हो रहा है, तो ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, बजाय इसके कि ये एक सूबे को सिंगल आउट करें, उनके साथ मिल के कोई अगर ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाए तो कोई ना कोई तो हल निकल सकता है ना। जी हाँ, अगर ये करना चाहें, लेकिन ये तो जो लोग जैसे आप कह रहे हैं, जिन लोगों के साथ इनको बात करनी चाहिए, उनको ये एंटी स्टेट बना दें, तो उनसे कैसे बात हो सकती है? हाँ, कैसे बात करेंगे? हाँ, ये मसला तो ये है ना फिर। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो एक तजवीज़ के ऊपर आजकल बातचीत शुरू हुई हुई है, वो एक घबराहट की निशानदेही कर रहा है। वो ये है कि जो पिछले कुछ सालों में नौजवान जो हैं बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स रजिस्ट्रेशन में आए हैं और वो करोड़ों में हैं, और वो ज़ाहिर है कि सारे के सारे जो हैं वो लोग समझते हैं कि ये पीटीआई के लोग हैं। तो अब ये तजवीज़ दी जा रही है कि जी वोटर एज जो है उसको 18 से बढ़ा के कोई 25-26 साल, 27 साल तक ले जाया जाए, या मेरा ख्याल है शायद हो सकता है इनका दिल चाहेगा तो ये 50-55 साल तक भी ले जाएँगे। तो अगर ये इस तरह करते हैं तो विल इट इम्पैक्ट द ओवरऑल आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन? इट में बिल्कुल डेफिनेटली कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कोर पॉपुलेशन है 18 टू 25, ये ओवरवेलमिंगली पीटीआई के साथ है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो यही इनकी कोशिश होगी, और ये पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं, हाँ जी। डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को, ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल प्रोसेस से इन लोगों को निकालते हैं। बल्कि उल्टा करना चाहिए इन्हें, हाँ, इन्हें हाँ, ये तो encourage बल्कि करना काम करनी चाहिए। चाहिए। या नहीं, हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए कि भाई कौम का फ्यूचर, ज़्यादा लोग आएँ। हाँ, इन्हीं के ऊपर है। यू नो, हाँ, हाँ, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो एब्सोल्युटली। मेरा ये ख्याल है कि ये इमीडिएटली एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है। अच्छा, ठीक है जी, अब ज़रा हम बढ़ते हैं आगे, और वो है हमारा जो टॉपिक है ईरान का। मैं उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ, और उससे फिर आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि क्या मूड लग रहा है हमारे इस वक़्त जो मोहतरम ट्रंप साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये ज़रा सुनें आप, फिर मैं जी। आपसे पूछता हूँ जी। that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, that which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. ये जी वो कह रहे हैं दे बेटर बिहेव, लेकिन इसमें जो बात है वो ये है साद भाई कि ईरान का जो हम सुन रहे हैं, एक तरफ तो ज़ाहिर है कि वो एक ज़ाहिर है लोग कहते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम है और लोग जो हैं वो बड़े डिससैटिस्फाइड हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी जो पिछले कई सालों से 40 सालों से उनकी जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई हैं, और एक बहुत ही सैंक्शन से भरपूर और बड़ी तंग लाइफ जो है वो लोग गुजार रहे हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस इजरायली ये जो इंपीरियलिस्टिक अटैक है ये उनके ऊपर चल रहा है, बल्कि वो पोम्पेयो ने भी कहा था कि हमारे तो वी आर ऑन ग्राउंड, हमारे जो लोग हैं वो ग्राउंड पे हैं और मोसाद के लोग वहाँ पे ग्राउंड पे हैं। क्या ये आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है ये सारी सूरत है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है ट्रंप का, जिस तरह भी कह रहे हैं कि दे बेटर बिहेव, व्हाट डू यू सी अबाउट? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें ये है सिचुएशन, मैंने अभी रिसेंटली लिखा भी है इसके ऊपर, हाँ, कि देखें ईरान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री यही रही है कि फॉरेन पावर्स ने इंटरवीन किया है। 1906 का एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था डेमोक्रेटिक, वो 2 साल हाँ, चला था। उसके हाँ, बाद एक विंडो थी जिसमें मुसद्दिक को इन्होंने ओवरथ्रो किया था, हाँ, और सीआईए ने, और वो शॉर्ट लिव डेमोक्रेटिक सिचुएशन थी ईरान के अंदर। वो सब कुछ चेंज हो गया है शाह के बाद, और फिर ये जो क्लरिकल रिजीम है आई है 40 साल से। हाँ, इसमें एक चीज हुई है कि वहां के लोग पिसते चले जा रहे हैं और पिसते चले गए हैं। आई मीन दिस इज बीन अ कंसिस्टेंट पैटर्न, कोई उनके लिए होप ही नहीं है हाँ, कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वो तो उनकी एक रीजन है, दे वांट रिजीम चेंज। इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स वांट रिजीम चेंज इन ईरान, जो कि सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि ईरानियन जो हैं वो अगर कोई आउटसाइड पावर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो आपने देख लिया कि अभी ये जो शाह के जो बेटे हैं ये कोशिश कर रहे हैं वहां, हाँ, लेकिन हाँ, टोटली अनअटैच्ड, ही हैज नो रूट्स इन ईरान। तो बात ये हो रही है कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, बिकॉज इंटरनल रिप्रेशन भी है अपनी जगह,
और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अपनी जगह है। तो आई थिंक कि ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस होती जा रही है और ये रीजन के लिए बड़ी डेंजरस है। मैं बताता हूं आपको क्यों। कि भाई अगर ईरानियन रेजीम गिर जाती है तो और लोग भी वहां शेकअप हो जाएंगे बहुत ज्यादा, यूएई, सऊदी अरेबिया, जो कि ये भी तो आप बेसिकली आप जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक रेजीम्स तो नहीं है ना, इनके भी लोग they have been going through, उनकी यह है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इज मच बेटर देन इरानियन पीपल। एनी केस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईरान में जो रिप्रेसिव अपैरेटस है रेवोल्यूशनरी गार्ड का एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसको इतना आसान नहीं होगा सिंपली बॉम्बिंग से डिसलॉज करना, बॉम्बिंग से इससे डिसलॉज। दे विल नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। और ट्रम्प साहब जितनी भी बात कर ले, मैं तो वो तो नहीं फॉलो करता हूं ना, नहीं बैठा हूं, तो अगर इन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड वहां लगे और कैजुअलिटीज आनी शुरू हो गई वहां से अमेरिकन, तो फिर यहाँ सिनारियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड चेंज नहीं आ सकती। बूट्स ऑन ग्राउंड वो कहते हैं हमने नहीं करना, वो तो ये कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं। फिर डिसलॉज करना एक चीज हो सकती है वहां कि भाई खमेनी साहब तो अब उनकी एज भी इतनी हो गई है, कोई मॉडरेट जैसे खतामी साहब थे पहले, अब ये जो प्रेसिडेंट है उनके ये आ सकते हैं, थोड़ी सी मॉडरेट हो जाए रेजीम, लेकिन वेनेजुएला की तरह यहाँ पपेट रेजीम नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन वो देखिए ना, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें काफी लोग जो हैं उनकी वो हाथ जानने भी गई हैं, लेकिन साथ ही कल हमने देखा कि मिलियंस के करीब जो लोग हैं वो तेहरान के मेन स्क्वायर पे आ गए और वहां पे उन्होंने आके प्रो गवर्नमेंट, प्रो रेजीम उन्होंने वहां पे मुजाहरे किए जो कि प्रोटेस्टर से बहुत बड़ी तादाद में थे। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट, लेकिन एक चीज तो है ना कि रेजीम इसको इंकरेज करती है, ये लोग बाहर आने को तो इनको तो फैसिलिटेट करते हैं ना वो। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का रिप्रेशन है वहां ईरान के अंदर जो कि बड़ा सोचनाक है। वो अपनी जगह, उनका जो अपैरेटस है वो अपनी जगह है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि भाई किसी तरह इंटरनल डायलॉग किसी तरह वहां शुरू हो जाए, और वो बड़ा मुश्किल है इस वक्त, लेकिन ये जो रेजीम है ये अलाउ नहीं करेगी खुद ब खुद ही खत्म हो जाए। तो जब तक कि वो इंटरनल डायलॉग नहीं होगा तो इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं होगा। पीसफुल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे साथ साथ ये भी बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प की वार्निंग साइड उसको छोड़ें आप, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी नजर आ रही है आपको, आपने देखा मदुरो का जो सारा इंसिडेंट आपने देखा, आपने साथ ही उन्होंने ईरान के जो चैप्टर है वो भी खोल दिया। ओवरऑल देखते हैं तो उधर से ग्रीनलैंड को भी आप सामने रखें, सारी की सारी सिचुएशन सामने रखते हुए क्या आपको ये नहीं लगता कि जो एक्शंस इस वक्त अमेरिका ले रहा है ये एक ऐसी यूएस एम्पायर के एक्शंस हैं जो कि विच इज इन डिक्लाइन? तो क्या ये एक्शन जो हैं ये फ्रस्ट्रेशन में हैं? क्या ट्रम्प साहब जो हैं पैनिक कर रहे हैं? क्या हो रहा है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, मेरी इसमें जरा सी डिफरेंट व्यू है। मेरी व्यू ये है कि ये कंटिन्यूएशन है पॉलिसी की, और वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क खास नहीं है। अल्टीमेटली इनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है, विच इज टू हैव इजराइल एज द प्राइमरी पावर इन दैट रीजन पूरे में। तो इनकी जो पॉलिसी है वो एक कंसिस्टेंट रही है, और डिक्लाइनिंग पावर की वी कैन मेक सेपरेट डिबेट, वो हो सकता है। लेकिन आप एक नोटिस कर रहे हैं कि चाइना और रशिया जो अदर मेजर पावर्स हैं और यूरोप, किसी ने कोई खास प्रेशर नहीं डाला प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, और ना डाल सकते हैं इस वक्त, डाल भी नहीं सकते। जी हाँ, there are 50,000 American troops in the region very close to Iran इस वक्त, and right now President Trump is feeling extremely confident, ठीक है ना जी। तो लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर की बड़ी बात करते थे अमेरिकन, वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। ये एक यूनिलैटरलिज्म जो आ गया है अमेरिका की वजह से, वो अब रूल कर रहा है, और बहुत सी कंट्रीज इसको फॉलो करेंगी वेरी नेगेटिव। आपने कहा कि ये कंटिन्यूएशन है पॉलिसी की। मुझे आपने यूनिवर्सिटी दौर का एक फिलोसोफर जो था क्लॉज़विट्स, वो याद करवा दिया। और क्लॉज़विट्स ने कहा था कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मींस। एग्जैक्टली, वेल सेड। हाँ, तो वो मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन बात ये है, एक चीज मुझे बताएं कि एक
मुझे डुप्लिसिटी जो है, जो कि ज़ाहिर है कि इनकी हर पॉलिसी में डुप्लिसिटी नज़र आती है, सिलेक्टिव मोरालिटी नज़र आती है। अब देखें 2 साल हो गए, हमारे जो नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने 70,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मार दिए, लाखों की तादाद में ओवरऑल डेड बॉडीज़ चली गईं, उसमें विमेन एंड मैन सब कुछ मिला के गज़ा में। एक लफ्ज़ नहीं बोला अमेरिका ने या यूरोपियन रिजीम्स ने उनके मुतालिक। लेकिन ईरान के इरानियंस के बारे में उनको इतनी तकलीफ है कि वो कहते हैं जी कि टेररिस्ट जो हैं वो ईरानियन लोगों को किल कर रहे हैं, और जनाब ट्रंप साहब को बड़ी तकलीफ हो गई है और वो कह रहे हैं कि जी आवर हेल्प इज ऑन द वे, यू जस्ट कीप वेटिंग। तो ये जो डुप्लिसिटी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, इसकी जस्टिफिकेशन कोई दे ही नहीं सकता, और आपने बिल्कुल वेल समराइज्ड। और ये जो इनकी पॉलिसी है डुप्लिसिटी की, ये कंटिन्यू करेगी, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, इनकी एक ऑब्जेक्टिव यही है कि इजराइल वहां प्राइमरी पावर है उस रीजन के अंदर, वो कंट्रोल करे इवेंट्स इनकी बिहाफ के ऊपर। और एंड यू नो सो ये जो है ना, ये सारी आई वॉश है सब कुछ, ये ह्यूमन राइट्स और ये और वो, इनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। they are only interested if it doesn't serve their interest, and right now अच्छा, अब ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ ना साद भाई, ये जो मैं फुटेज आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखें कि इसराइली झंडे भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से साफ लग रहा है कि ये इसमें सब कुछ जो है, ये जो फॉरेन पावर्स हैं वो मिलके ये सब कुछ कर रही हैं। तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये वैसे बाय द वे ईरान से बाहर के प्रोटेस्ट हैं, ये वेस्टर्न कैपिटल्स के हैं। तो उसमें यानी अगर आप इतने ही ब्लैटेंट तरीके से अगर आपने करना है, इंटरवीन करना है, तो फिर तो मतलब कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिस आप भी कह रहे थे, वो तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना कुछ। नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कनेक्शन इसका पाकिस्तान से कर देता हूं कि देखें, अगर ईरान में अनरेस्ट होता है, अगर ईरान में क्लेरिकल रिजीम के साथ सिविल वॉर सिचुएशन हो जाती है वहां, तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको फायदा ही फायदा है। उनको ये डर नहीं है कि भाई कोई स्पिल ओवर होगा, रेफ्यूजीज आएंगे, या ईरानियन बलूचिस्तान से कोई सिचुएशन पाकिस्तान में बलूचिस्तान को इफेक्ट करेगी। ये सारी ऊपर की बातें हैं। फैक्ट इज कि पाकिस्तान की जरूरत बढ़ जाएगी, वहां इन जनरल्स की जरूरत बढ़ जाएगी। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। और पाकिस्तान जो है ना वो, हाँ, अब ये जो आपने पाकिस्तान की जरूरत की बात की है, तो पाकिस्तान की जरूरत तो अमेरिका को भी पड़ गई हुई है। अब तो पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं, दे आर डीपनिंग देयर मिलिट्री टाइज। और ये जो अभी उनकी जो इंस्पायर्ड गैम्बिट नामी जो एक्सरसाइज हुई है, बल्कि अभी चल रही है 2026 की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और ये तो क्लियर है, क्लैरिटी है इसके अंदर कि जब ये ट्रम्प कहता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है मुनीर, तो उसका कोई रीजन भी तो होगा ना। और ये आप देख रहे हैं कितना, और किस पेपर से आ रही है ये? जेरूसलम पोस्ट, ये इजरायली अखबार है, जेरूसलम पोस्ट। खैर, ये तो न्यूज तो है, काफी दिन से चल रही है, और ये मेरे ख्याल में 13वीं 14वीं एक्सरसाइज है। फॉर मेनी इयर्स इज बीन गोइंग ऑन। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज वेरी यूजफुल। अगर इनकी जरूरत पड़ गई ईरान के अंदर, तो ये जो है ना, जॉइंटली काफी चीजें ये कर सकते हैं। तो अब इस तरह देखें कि व्हाई वुड अमेरिका डू एनीथिंग फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अगर ये सिचुएशन है कि मिलिट्री जरूरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और मिलिट्री टाइज बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ में इसमें एक चीज देखें ना, अगर सिनेरियो ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑपरेशनल लेवल पे अगर खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर अटैक होता है अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान को वो अगर कहें कि जी अड्डे वगैरह दे दें, बेसिस हमें दें यूज करने के लिए, तो पाकिस्तान देगा? पाकिस्तान नहीं देगा, और ओपनली तो नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि उनको अड्डों की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि वो इंडियन ओशन में, वो गल्फ से, जरूरत भी नहीं है। तो ये आई डोंट थिंक, और जॉइंट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर वही बात आ जाती है कि अगर पोस्ट क्लैरिकल कोई गवर्नमेंट वहां आए और वहां पीस कीपिंग की जरूरत पड़े, तो पाकिस्तान इज अगेन अनदर कैंडिडेट फॉर दैट। अच्छा जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, वो हमारे मीडिया में तो खैर जाहिर है कि अल्लाह का फजल है बड़ा कि हमने इंटरनेशनल इश्यूज को तो टच ही नहीं करना होता। पाकिस्तान के अंदर के वाले भी नहीं करते, तो बाहर वालों को क्या करना है उन्होंने। इंडिया चाइना के दरमियान एक क्लैश पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, आपने फॉलो किया होगा उसको। वो है शख्स गाम जो वैली है, जो पाकिस्तान ने गिफ्ट की थी चाइना को। उसमें उन्होंने एक रोड बनाई है चाइना ने, और उस रोड के ऊपर इंडिया ने कहा जी कि ये रोड जो आपने इलीगल बनाई है, ये हमारा इलाका है, ये
अच्छा, ये पहले ये होता था कि पहले चाइना रिस्पॉन्ड नहीं करता था इनको, अब चाइना ने बाकायदा तौर पे फॉरेन ऑफिस की तरफ से उन्होंने कहा जी कि ये हमारा इलाका है, यू बेटर बिहेव, जिस तरह अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे, बेटर शट अप। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, ये क्या हो रहा है, क्या ये बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगी, एग्रेवेट करेगी, क्या होगा? नहीं, ये आई डोंट थिंक इट विल गो फर्दर देन वर्ड्स राइट नाउ, अभी तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी, इसी आप रिपोर्ट में देखिएगा कि इंडिया ने ये कहा है कि भाई हम सीपैक को एक्सेप्ट नहीं करते, जो सीपैक इनिशिएटिव इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो एरियाज में चल रहा है, हम ये हमारे एरियाज हैं। जैसे शख्स जो एरिया जो चाइना को दिया था, ये भी उसका पार्ट है, और गिलगित बल्तिस्तान है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे एरियाज जो हैं, और कश्मीर ये हमारा एरिया है। तो ये बातें चलती रहेंगी, बट आई डोंट थिंक विल गो फर्दर राइट नाउ। लेकिन इसी वक्त भी चाइनीज एटीट्यूड हार्डन हो रहा है इंडिया के साथ भी। तो अगर इन्होंने कोई कोशिश की तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, इंडिया के अलावा इंडिया के हवाले से एक दूसरी जो खबर है, वो भी इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक पहुंचा है उनको, और वो है इंडिया का जो PSLV C62 जो प्रोग्राम है उनका, जिसमें उन्होंने जो लॉन्च किए थे रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह, वो सारे का सारा तबाह हो गया थर्ड स्टेज में जाके, और 16 सैटेलाइट्स जो थे वो तबाह हो गए, लॉस्ट हो गए, और उसमें उनको कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। ये तो जो इनका स्पेस प्रोग्राम है उनके लिए तो बहुत बड़ा धचका है कि देखिए ना, जो 12,000 किलोमीटर की रेंज के ये जो सारे ये अग्नि वगैरह के इनका प्लान था, और उसमें प्राइवेट कंपनीज के भी जो स्पेसशिप्स वगैरह सैटेलाइट्स थे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है जी उनके लिए? काफी सेटबैक है उनका जो प्रोग्राम है इज नोवेयर क्लोज टू द चाइनीज प्रोग्राम। अमेरिकन को तो भूल जाइए आप। तो बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं, और मुश्किल तो ये ना कि मोदी जी जो हैं जब से आए हैं, ये ऐसी चीजें PR के लिए ज्यादा करते हैं, टू शो कि भाई इंडिया इज अ ग्लोबल पावर, एंड ये है और वो है। लेकिन ऐसे सेटबैक पहले भी हुए इसी प्रोग्राम के साथ, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड थॉट आउट प्रोग्राम। तो इसमें तो वेल थॉट आउट तो नहीं है, लेकिन जो मोदी हैं, मुझे लगता है मोदी के ना कुछ सितारे गर्दिश में हैं इस वक्त। मुझे एक तो यह कि उनका सबसे बड़ा सितारा जो गर्दिश में है वो तो ट्रंप वाला है। ट्रंप ने तो लगता है कि उनकी तबाही फेर दी है, और उनका जो मेरा ख्याल है फ्यूचर जो है ना, वो मेरा ख्याल एट स्टेक है ना, कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका फ्यूचर भी जो है ना वो खत्म होने वाला है। हाँ, तो मैं बिल्कुल आखिर में आपका टाइम भी आपके पास कम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब मैंने जो इंडियन से मैं बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि वी आर गोइंग टू वेट आउट ट्रंप, यानी कि हम ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। चलें, लेट्स सी, हम भी जरा वेट आउट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।